नमस्कार साथियों। एबनॉर्मल लेबर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे अपन और प्रीवियस लेक्चर में माल प्रेजेंटेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू किया गया था। माल प्रेजेंटेशंस के अंदर अपन ने बात करी भी थी, तो वहां पे फर्स्ट एमसीक्यू जो बताया था कि मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, वो हमारे पास ब्रीच था, जिसे लेकर कल सारी इंफॉर्मेशन दी गई। ब्रीच क्या होता है, टाइप्स अपने पास कितने थे, डायग्नोसिस अपन ने उसका कैसे किया, मैनेजमेंट में एंटीनेटल मैनेजमेंट, इंट्रानेटल मैनेजमेंट, ये सब पोर्शन अपन ने कल डिस्कस किया। आज ब्रीच के अलावा और जो माल प्रेजेंटेशन हमारे पास रिमेनिंग होते हैं उनको लेकर के लेक्चर को डिस्कस करेंगे और साथ ही एबनॉर्मल लेबर वाले पोर्शन से बनने वाले एमसीक्यू को भी एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आज के लेक्चर में इन्वॉल्व करेंगे। तो उस कैटेगरी में ब्रीच के बाद जिसका नाम सबसे पहले आता है वो हमारे सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, शोल्डर प्रेजेंटेशन। देखिए, नॉर्मली जब फिटस डिलीवर होता है, नॉर्मल लेबर की अपन जब बात करते हैं तो नॉर्मल लेबर में सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। माल प्रेजेंटेशन में जब अपन आए, बताया मैंने आपको कि 90 से 97% सिफेलिक ही होता है और बचे हुए में जो मेन ब्रीच होता है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग कंडीशन है वो नाम सामने शोल्डर प्रेजेंटेशन है। चलने को तो ये शोल्डर प्रेजेंटेशन ब्रीच की स्टेप की तरह ही चलेगा, लेकिन कंटेंट इसमें काफी समराइज होते जाएंगे। जैसे शोल्डर प्रेजेंटेशन से मैं कहूं आपको कि पहला एमसीक्यू क्या बनता है, तो नो डाउट 100% यही बनता है कि शोल्डर प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। पहला एमसीक्यू सिर्फ इसी पे है, क्योंकि अपने को इन छोटी कंडीशन में एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। इनमें कोई बड़ा लॉजिकल डिस्कशन नहीं है। पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन और हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म शोल्डर प्रेजेंटेशन। आंसर सामने बोर्ड पर ही है, आंसर ये रहा, ट्रांसवर्स लाइन। शोल्डर प्रेजेंटेशन कंडीशन इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन ऑफ ट्रांसवर्स लाई, और लाई हमने इसके साथ बहुत समय पहले थी यारी निभाई कि लाई अपन ने देखा था 3 होती है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, जिनमें अनस्टेबल ऑब्लिक होती है। देखने को 2 ही मिलती है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर। कल जब हमारा बच्चा उल्टा था, ब्रीच में था, लाई उसने मेंटेन रखी थी लॉन्गिट्यूडिनल। यहां गड़बड़ ज्यादा है, यहां लाई ट्रांसवर्स है। तो जब भी एक फीटस ट्रांसवर्स लाई ऑक्यूपाई करता है तो वो कंडीशन शोल्डर प्रेजेंटेशन कहलाती है। अब बात करते हैं डायरेक्टली शोल्डर प्रेजेंटेशन के टाइप्स की। कल आपने ब्रीच के टाइप देखे थे 4, आज शोल्डर के देखेंगे। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है, क्योंकि बहुत कम कंटेंट के साथ समरी होती है कि यहां पे टाइप मिलते हैं सिर्फ 2, और ये वही 2 टाइप हैं जो मैंने आपको फीटल पोजीशंस के अंदर भी बताए थे। फीटल पोजीशंस वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि ब्रीच में 6 और शोल्डर में सिर्फ 2 पोजीशन होती है, और वही 2 टाइप भी हैं। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन की पोजीशन पूछे या टाइप पूछे, नाम सिर्फ 2 ही निकल करके आते हैं। तो लेकर आते हैं अपने डिस्कशन को डायरेक्टली शोल्डर के टाइप्स पे। तो हमारे पास सामने बोर्ड पर हेडिंग अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ शोल्डर। एकदम हिंदी में बात करूं तो वो 2 टाइप हैं कि बच्चे की जो बैक है, पूरी बैक, पीठ, बैक को अपन बोलते हैं पीठ, जो पीछे की तरफ अवेलेबल है, और इस बैक को कहा जाता है डॉर्सल। फंडामेंटल की कसम है आपको, जहां ये सिखाते हैं कि जब मरीज बिस्तर पे पीठ के बल लेटा हो
तो सुपाइन पोजीशन कहलाती है, और सुपाइन का दूसरा नाम डॉर्सल होता है। तो यहां भी टाइप इसी बेस पे है कि जो पीठ डॉर्सम है, ये डॉर्सम आगे है या पीछे है। आगे है तो डॉर्सम एंटीरियर, पीछे है तो डॉर्सम पोस्टीरियर। डॉर्सो एंटीरियर, डॉर्सो पोस्टीरियर। मैं पढ़ा रहा हूं आपको ट्रांसवर्स लाइन। शोल्डर प्रेजेंटेशन के टाइप सिर्फ दो हैं कि पीठ आगे की तरफ है या पीछे की तरफ, और आगे पीछे वाला मामला बहुत इजीली समझ में आता है जब हमें पेल्विक ब्रिम के बारे में पता होता है। यदि पीठ आगे प्यूबिस की तरफ है तो वो एंटीरियर, यदि पीछे सैक्रम की तरफ है तो वो पोस्टीरियर। नाम लिखता हूं सामने, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो हमारे पास सबसे पहले दो नाम निकल के आएंगे। फर्स्ट वन जो नेम निकल के आ रहा है उसका नाम देंगे डॉर्सो एंटीरियर, पीठ आगे। सेकंड वन जो टाइप्स है या पोजीशन है या नाम है वो है डॉर्सो पोस्टीरियर, पीठ पीछे। तो डॉर्सो एंटीरियर, डॉर्सो पोस्टीरियर करके दो नाम आ गए। अब इन दोनों नामों में एक चीज ऐड करेंगे अपन, वो होगी मोस्ट सूटेबल और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। पहली बात तो यह है कि भगवान ने ट्रांसवर्स लाइन में बच्चा दिया है तो वो चिंता का विषय है। हमें अब देखना है कि ज्यादा चिंता का विषय कौन सा है, उस बेस पे सेफ और कॉम्प्लिकेटेड नाम देंगे। और वो सेफ और कॉम्प्लिकेटेड नाम किस बेस पे दिए जाते हैं, वो इन पोजीशंस के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बेस पे ही आप समझ पाएंगे। देखें कैसे डायग्राम अवेलेबल है, उन्हें हैंड रिटन बनाने का ट्राई भी किया जाएगा। सीधे डायग्राम पे आते हैं। पहले सामने वाली कंडीशन जज करना है हमें कि पीठ आगे की तरफ है या पीछे की तरफ। तो सिचुएशन में जब अपन आते हैं, सामने वाले दो डायग्राम अपने पास दिख जाते हैं। इन दोनों को देख करके आइडिया लगाते हैं तो क्या चीज निकल के आ रही है। यहां पर जो बच्चे की बैक है, इस डायग्राम के अंदर ये जो बैक है, ये यहां पर प्यूबिस को टच कर रही है। ये कंडीशन है डॉर्सो एंटीरियर। और जब डॉर्सो एंटीरियर होती है तो बच्चे की जो सारी एक्सट्रीमिटीज हैं वो एब्डोमेन पे कवर रहती है। एक्सट्रीमिटीज आर प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट वन, यदि बच्चे की बैक पीछे की तरफ चली जाए, ये देखो बैक पोस्टीरियर साइड में है सैक्रम की तरफ, तो वहां पर एक्सट्रीमिटी प्रोटेक्टेड नहीं रहती है। और मोस्ट कॉमन एंड कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाती है कि बच्चे को आर्म प्रोलैप्स, एक्सट्रीमिटी प्रोलैप्स जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो यहां पे हमको डॉर्सो एंटीरियर नाम इसको देना है, ये दिया DA, और डॉर्सो पोस्टीरियर नाम इसे देना है DP। और उस बेस पर डिसाइड करना है कि सेफ और कॉम्प्लिकेटेड कौन सी है। सेफ वही रहेगी जहां एक्सट्रीमिटीज प्रोटेक्ट रहेगी, कॉम्प्लिकेट वो होगी जहां एक्सट्रीमिटी प्रोटेक्ट नहीं रहेगी, और जहां एक्सट्रीमिटी प्रोटेक्ट नहीं रहेगी उसमें एक्सट्रीमिटी प्रोलैप्स करके बाहर आ जाएगी और वर्स कंडीशन बन जाती है आर्म प्रोलैप्स। अब इनको मैं आपको हैंड रिटन डायग्राम से बताऊं तो बड़े ध्यान से सुनना। इस सिचुएशन में मैंने एक छोटा सा चीज बनाई, ये देखो यूटेराइन कैविटी, डॉर्सो एंटीरियर, और ये रही यूटेराइन कैविटी, डॉर्सो पोस्टीरियर। यहां पे लैंडमार्क बनाना चाहें तो इस तरफ यदि बच्चे की बैक होगी तो वो पोस्टीरियर होगी, इस तरफ बैक होगी तो एंटीरियर, पीछे सैक्रम की तरफ होगी तो पोस्टीरियर, आगे होगी तो एंटीरियर। देखते चले चीजों को। यहां मुझे बैक आगे करनी है तो कंडीशन कैसी हुई, फीटस को जब मैंने बनाया, जब प्लॉट किया तो उसमें ये बच्चे के बटक्स, ये बैक और ये बच्चे का हेड, ये पीठ इस तरफ मुंह कर रही है। और ऐसे कंडीशन में जो बच्चे की एक्सट्रीमिटीज हैं, ये पैर इस तरफ और हाथ इस तरफ, देखिए
सारी प्रोटेक्टेड है, कोई भी लटक के बाहर नहीं आ रही। और ये जो बच्चे की बैक है, इसने डायरेक्शन कर रखी है आगे प्यूबिस की तरफ। जस्ट अपोजिट डायग्राम में अपन मूव करें तो उस डायग्राम के अंदर अब लेके आते हैं बच्चे की कंडीशन, जहां पे इसका हेड और ये देखो बैक पीछे चली गई और ये रहे बटक्स। ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सट्रीमिटीज जब अपन बनाने गए तो देखो यहां पर बच्चे के हाथ हैं और यहां पे बच्चे के पैर हैं। और इस कंडीशन में जो बैक देखनी है, कंसंट्रेट करनी है, वो बैक इस तरफ पीछे की तरफ है, पीछे मतलब सैक्रम की तरफ। और यहां पे मोस्ट इंक्रीज चांस है कि ये एक्सट्रीमिटी कोई ना कोई प्रोलैप्स करके बाहर आ जाएगी। तो अब इन दोनों डायग्राम से और भी क्लियर एंड इजीली आप लर्न कर सकते हैं किस कंडीशन में क्या हो रहा है। डॉर्सो एंटीरियर पीठ आगे की तरफ, डॉर्सो पोस्टीरियर पीठ पीछे की तरफ। ऐसा होगा तो हमें लगाना है कहां एक्सट्रीमिटी प्रोटेक्ट है, कहां प्रोटेक्ट नहीं है। यहां पे प्रोटेक्ट है, यहां प्रोटेक्ट नहीं है, यहां प्रोटेक्ट है। इसीलिए दोस्तों अपन इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ। और वहां प्रोटेक्ट नहीं है तो यहां पे बोलेंगे मोस्ट कॉम्प्लिकेट। बशर्ते हमें याद रहे कि सेफ और कॉम्प्लिकेशन वाले नाम किस आधार पे दिए जा रहे हैं। अगली बात, कॉम्प्लिकेशन में भी आपसे पूछ ले क्या कॉम्प्लिकेशन दिखेगी, तो वहां पे जवाब देना है आर्म प्रोलैप्स, कोई एक्सट्रीमिटी निकल करके बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास ये हुए टाइप। शोल्डर माल प्रेजेंटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन, इट इज डिफाइंड एज ट्रांसवर्स लाइन। मैक्सिमम टाइप या मैक्सिमम पोजीशन कितनी होती है? जवाब 2, डॉर्सो एंटीरियर, डॉर्सो पोस्टीरियर। सेफ कौन सी है? एंटीरियर। कॉम्प्लिकेट कौन सी है? पोस्टीरियर। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लिकेशन? जवाब आर्म प्रोलैप्स। अब बात करते हैं टाइप्स के बाद डायग्नोसिस की। कल ब्रीच में भी आपने ऐसा ही किया था और याद हो तो वहां पे डायग्नोसिस में चीज क्या इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट कंफर्मेटरी यूएसजी, सिंपल एग्जामिनेशन पीवी, बच्चे की धड़कन एफएचएस और लियोपोल्ड मैनुअल ग्रिप्स। ये 4 कल भी यूज लिए थे। इन 4 को एज इट इज अपन यहां भी यूज ले लेते हैं। तो सामने डायग्नोसिस में ये 4 चीजें मेंशन कर रहा हूं बैक टू बैक, उन्हें देखिएगा। एक अपन ने बोला मोस्ट कंफर्मेटरी यूएसजी, या सिंपल करें तो पीवी, धड़कन सुने तो एफएचएस और लियोपोल्ड करें तो ग्रिप्स। अब इनके अंदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्रांसफर करना शुरू कर रहा हूं, 1 बाय 1 देखिएगा। ये यूएसजी, देन पीवी, देन एफएचएस, देन ग्रिप्स। यहां पे ये क्या बोल के जाता है? ट्रांसवर्स लाइन शोल्डर प्रेजेंटेशन कि ब्रीच की तरह कैटेगराइज करके आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल बात देखो, एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो जो इन सबसे भी सिंपल हो, और वो टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन का इंस्पेक्शन। देखना, हर प्रेग्नेंट फीमेल में मैक्सिमम सिफेलिक या फिर ब्रीच होता है, मतलब लाई लॉन्गिट्यूडिनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है तो बच्चे की ग्रोथ होती है ऐसे, ऊपर से नीचे। ट्रांसवर्स इकलौता बंदा है जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है ऐसे, ट्रांसवर्स लाई। तो देखने पे पता चल जाएगा कि हर महिला जिसमें शेप ऐसे होती है के बजाय एसिमेट्रिकल दिखे, मतलब बच्चा ट्रांसवर्स लाइन में है। तो इजीली मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इन सबको पछाड़ते हुए जो बनता है वो अपने आप बनता है एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट। हर प्रेग्नेंट फीमेल की तुलना में इस वाली कंडीशन के अंदर जो एब्डोमिनल ग्रोथ बताई जा रही है वो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। बाकी सभी के अंदर डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है। अब आए इस पे, यूएसजी सब कंफर्म करेगी। बात करें पीवी की, तो पीवी एग्जामिनेशन, पीवी में क्या है नजर आता? जो निचले भाग में है पाया जाता। हमने देखा कि अपने पास 2 ही कंडीशन थी, एक नाम डी ए और एक नाम डी पी, और इन दोनों को इस सीन में वापस देख लो। जब डी ए होगा तो लोअर सेगमेंट खाली होगा,
तो आपको पीवी में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब कंडीशन डीपी होगी तो लोअर सेगमेंट में क्या मिल सकती है? उसकी एक्सट्रीमिटी आर्म मिल सकती है। तो लोअर सेगमेंट में जो मिलता है वो पीवी में दिखाई दे जाता है। जहां डीए में खालीपन है वहां डीपी के अंदर बच्चे की एक्सट्रीमिटी है। तो जैसा मिल रहा है वैसा आप यहां पे लिख दीजिए, डीए इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। और यहां पे आपको क्या मिल सकती है? एक्सट्रीमिटी मिल सकती है। यह डायग्नोसिस। बात चली हार्ट साउंड की। हार्ट साउंड अपन पूरे पढ़ चुके हैं। ब्रीच में ऊपर, सिफेलिक में नीचे और शोल्डर में एट अम्बलाइकस, यह डिस्कशन किया हुआ है। तो हमारे पास शोल्डर में जो हार्ट साउंड सुने एट अम्बलाइकस। लास्ट वन बात करें ग्रिप की। लियोपार्ड मैन्यूवर 4 होते थे और उसमें ट्रांसवर्स लाई वाला जो होता था वहां पे सिर्फ एक ग्रिप मिलती थी। ग्रिप होती है 4, फंडल वाली ढूंढती है ऊपर, लियोपार्ड 3, लियोपार्ड 4 ढूंढते कहां पे? नीचे पेल्विस में। सिर्फ एक ग्रिप है जो ट्रांसवर्स के लिए बनी होती है, लियोपार्ड 2 लैटरल अम्बलाइकल। तो ग्रिप में लिखेंगे ओनली 1 ग्रिप, सिर्फ एक ग्रिप मिलती है। तो इतने सारे सबूत मिले तो क्यों ना शक की निगाह हमारी पूरी तरह शोल्डर प्रेजेंटेशन पे टिके। ये सारे वो प्रूफ हैं जो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि बच्चा शोल्डर प्रेजेंटेशन में है। नेक्स्ट वन आते हैं मैनेजमेंट पे। बड़ा इजी मैनेजमेंट है, लर्न करना है अपने को उसे कल के ब्रीच से। जैसे कल जब ब्रीच का पता लगा था तो हमने एंटीनेटल मैनेजमेंट में एक ही काम किया था। काम याद करो, वर्जन। तो यहां भी वही करेंगे। तो मैनेजमेंट में आपने सिर्फ एक चीज लिख दी कि क्या करेंगे? वर्जन। अब वर्जन क्या होता है, कब करते हैं, ये सारे एमसीक्यू लाइन से आपको बता दिए गए हैं। वर्जन नेचुरली कब होता है? 28 से लेकर चौथे 36 वीक तक। हम कब करते हैं? चौथे 36 वीक के बाद। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? लाइट चेंज करना। सेकेंडरी क्या होता है? प्रेजेंटेशन चेंज करना। दवा कौन सी खिलाते हैं? टोकोलाइटिक। समाचार सारे। अब वर्जन करते हैं तो वर्जन के रिजल्ट आएंगे। कैसे? देखें, हमने बच्चे को घुमाया और घूम गया, वर्जन किया आपने यहां पे, तो 2 रिजल्ट उसके हो सकते हैं। 2 रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं कि या तो लाई ट्रांसवर्स ही रही और या लाई लॉन्गिट्यूडिनल हो गई। पहले बच्चा ट्रांसवर्स में था, और फिर ट्रांसवर्स में ही रहा, मतलब आपका काम फेल हो गया। और यदि आपने बच्चे को घुमा दिया और लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में आ गया तो आपका वर्क पास हो गया। एक बात, वर्जन करने के बाद भी ट्रांसवर्स लाई रहे, नहीं सुधरे, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। आपको सिंपल आंसर दे देना है, ऐसी कंडीशन है तो सिर्फ एक ही इलाज है जिसका नाम सिजेरियन है। और बात करें यदि बच्चा लॉन्गिट्यूडिनल में आ गया तो हो सकता है लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर या तो सीधा हो गया हो सिफेलिक, या उल्टा हो गया हो ब्रीच, कुछ भी हो गया हो, परंतु आड़ा नहीं पड़ा हो ट्रांसफर। तो ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये दोनों बच्चे हमें पैदा करने आते हैं। सिफेलिक को पैदा किया हमने नॉर्मल लेबर में और ब्रीच को पैदा किया है कल के लेक्चर में। तो देखिए कितना समराइज वे में बड़ा इजी इसका मैनेजमेंट हो गया है, या ये पूरा शोल्डर प्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन जो दी गई वो सारी हो गई। ऐसा नहीं है इतनी समरी में था, पर ये सारे डिटेल अपन पढ़ चुके हैं। सिफेलिक का मतलब नॉर्मल लेबर शुरू हो जाओ पूरा, ब्रीच का मतलब कंप्लीट ब्रीच एक्सट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस ब्रीच, असिस्टेड ब्रीच, फिर उसके अंदर 3 मेथड, बर्न मार्शन मेथड, लोवेस्ट मैन्यूवर, पिनार्ड मेथड, सब पढ़ लिया। तो इसलिए यहां पे लिख सकते हैं पढ़ लिया। और यदि ट्रांसवर्स रहा तो वहां पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं सिजेरियन होगा। तो ये आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में एबनॉर्मल लेबर में माल प्रेजेंटेशन हेडिंग से आने वाली कंडीशन थी शोल्डर। क्या क्या देखा इसके बारे में, स्टेप बाय स्टेप सुनना शुरू करें। नंबर 1 डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसवर्स लाइन। नेक्स्ट वन टाइप
दो ही हैं, दो ही पोजीशन, एक सेफ है और एक कॉम्प्लिकेटेड है। याद रहे वो सेफ है क्योंकि एक्सट्रीमिटी प्रोटेक्टेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक्सट्रीमिटी प्रोलैप्स हो गई है। डायग्राम देखा, डायग्नोसिस किया। चार एकदम फंडामेंटल टूल है पर एकदम बेसिक काम कर सकते हैं, देखते ही काम हो जाए। एब्डोमेन एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट, बाकी ये प्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट में एंटेनल में किया वर्जन, घूमा नहीं तो ट्रांसवर्स रह गया, घूम गया तो लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स रहा मतलब नालायक को सिजन करना पड़ेगा, और लॉन्गिट्यूडिनल हो गया तो ये दोनों बच्चे हमें निकालने आते हैं। नेक्स्ट वन, शोल्डर प्रेजेंटेशन के बाद लास्ट वन कैटेगरी में मूव करें तो बड़ी सिंपल सिचुएशन हमारे सामने आएगी। इसको लेकर के नाम दिया है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सिफेलिक सुना, ब्रीच सुना, शोल्डर सुना, और नाम क्या आ गया? कंपाउंड। कंपाउंड अपने आप में एक टर्म है जो कहती है एक से ज्यादा। कंपाउंड शब्द का मतलब ही है कि वो बना है एक से ज्यादा। तो डेफिनेशन में भी यही मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? तो नाम देंगे मोर देन वन। जब डिलीवरी के लिए या लोअर सेगमेंट में, क्योंकि अपन ने पढ़ा है जो लोअर सेगमेंट में आता है प्रेजेंटेशन बन जाता है, तो लोअर सेगमेंट में एक से ज्यादा फीटल पार्ट आ जाएं तो वो कंपाउंड कहलाता है। ऐसा लिखा भी हुआ है इसकी लैंग्वेज में। क्या बता रहा है? अकर व्हेन एन एक्सट्रीमिटी, कोई भी एक्सट्रीमिटी अपर या लोअर हो, और उनमें भी कॉमनली क्या लिखा हुआ है, सॉरी यूजुअली आती है अपर एक्सट्रीमिटी और रेयरली आती है लोअर एक्सट्रीमिटी। साथ आ जाए किसके? प्रेजेंटिंग पार्ट के। नॉर्मली प्रेजेंटिंग पार्ट या तो हेड होना चाहिए या एबनॉर्मल में बटक्स होना चाहिए। सिर आ गया और साथ में हाथ निकल गए, पैर बटक्स आ गए साथ में हाथ निकल गए, मतलब एक से ज्यादा निकल गए तो कंपाउंड कहलाता है। यह कंडीशन अपने पास अवेलेबल है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन, बोलते खत्म हो जाती है। जब लोअर सेगमेंट में एक से ज्यादा पार्ट आ जाते हैं, क्या कॉमनली आता है? आर्म। इंटरेस्टिंग चीज, यह कंपाउंड प्रेजेंटेशन जो है, जब हेड के साथ कोई एक्सट्रीमिटी आती है, साथ में अम्बलाइकल कोड को भी ले आती है, तो कंपाउंड प्रेजेंटेशन बहुत चिंताजनक हो जाता है जब कॉम्बिनेशन में हेड एक्सट्रीमिटी कोड जुड़ जाता है। शरीर का कोई हिस्सा आ जाए तो चिंताजनक बात नहीं, पर अम्बलाइकल कोड आ जाए तो बहुत चिंताजनक बात है। उसका कारण कि अम्बलाइकल कोड का मतलब है बच्चे की ब्लड सप्लाई, और वो ब्लड सप्लाई यदि लटक करके नीचे आई और किसी ना किसी दबाव के चलते कंप्रेस हो गई तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है फीटल लाइफ को। तो यहां पे बताएंगे कंपाउंड प्रेजेंटेशन का एक बहुत बुरा कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन में आप में क्या क्या देखने को मिले? बच्चे का हेड के साथ में एक्सट्रीमिटी, इतना तो अलाउ था, लेकिन सबसे खतरनाक हालत हो गई जब अपने पास साथ में कौन जुड़ गया? कोड। और ऐसी कंडीशन कहलाती है मोस्ट वर्स, और इन तीनों में सबसे वीआईपी आदमी है कोड। अब देखेंगे क्या होता है जब अम्बलाइकल कोड लोअर सेगमेंट में आ जाता है। क्या होगा जब अम्बलाइकल कोड लोअर सेगमेंट में आ जाएगा? नाम दिया जाएगा सामने कोड प्रेजेंटेशन। सिर आया सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बटक्स आया ब्रीच प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं आया शोल्डर प्रेजेंटेशन, और सबके साथ में कोड आ गया कोड प्रेजेंटेशन। तो माल प्रेजेंटेशन की लास्ट कंडीशन और वर्स्ट कंडीशन सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, कोड प्रेजेंटेशन। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम, प्लासेंटा जब ऊपर से नीचे आ गया था, बोल रहा था कि पहले मैं जाऊंगा, नाम था प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा जब ऊपर से नीचे आ गया था यह बोल करके कि पहले मैं डिलीवर होऊंगा, नाम था प्लासेंटा प्रीविया। आज अम्बलाइकल कोड नीचे आ गया और अम्बलाइकल कोड में होती है वेसल्स, तो नाम आता है वासा प्रीविया।
जी हां, कोड प्रेजेंटेशन का दूसरा नाम सामने दे रहा हूं, पहले उस पर अटेंशन देंगे, और वो नाम है वासा प्रीविया। वासा का मतलब ब्लड वेसल से है, प्रीविया का मतलब पहले आ गई। नॉर्मल लेबर जब होता तो पहले बच्चा आता, उसके बाद अम्बिलिकल कोड, उसके बाद प्लासेंटा, पर पहले आ रहा है तो वासा प्रीविया। अब देखें इसका प्रेजेंटेशन कि ये जो अम्बिलिकल कोड है कैसे कैसे बाहर आती है। जिस प्रकार प्लासेंटा भी पहले नीचे आया था, किनारे पे आया था, बीच में आया था, यहां भी 3 नाम आते हैं। 3 नाम का प्रेजेंटेशन सामने बोर्ड पर है, ऑकल्ट, प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स। देखें और डिटेल में उनको बड़ा इजीली ध्यान से पढ़ें। तीनों डायग्राम में अंतर करना है, समझना है क्या कहना चाहते हैं। एक एक कंडीशन फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज इस पर ध्यान दें, जो लिखा हुआ है ऑकल्ट, OCCUT। अम्बिलिकल कोड प्रेजेंटेशन के वेरिएशन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ऑकल्ट, OCCULT। ऑकल्ट का मतलब होता है हिडन या छिपा हुआ, हिडन या छिपा हुआ। तो ऑकल्ट वाली कंडीशन क्या होती है, जब अम्बिलिकल कोड लोअर सेगमेंट में आए, लोअर सेगमेंट में आए पर सेंटर में जो सर्विक्स होती है उसके ऊपर नहीं आए। डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं क्या कंडीशन हो रही है। यहां ध्यान से देखिएगा, ये बच्चे का हेड है, तो ये पूरा लोअर सेगमेंट है। ये बच्चे का हेड है, ये पूरा लोअर सेगमेंट है, और लोअर सेगमेंट पे कब्जा बच्चे के सर ने ही किया हुआ है। अम्बिलिकल कोड इतनी ऊंचाई पे है, इतनी दूरी पे है, मतलब अम्बिलिकल कोड नीचे तो आई पर सिर के आगे नहीं गई। सिर से भी आगे जाती तो ओस के ऊपर दिखाई देती, ये पीछे रह गई, छिपी भी रह गई, तो नाम ऑकल्ट, दिखाई नहीं दे रही है। सेकंड वन कंडीशन, नाम दिया जा रहा है कोड प्रेजेंटेशन। ये कोड प्रेजेंटेशन कब कहा जाएगा, जब वो नीचे तो आए और बच्चे के सिर के भी आगे आए, ताकि जब भी पीवी करें तो सबसे पहले बच्चे के सर की बजाय अम्बिलिकल कोड फील होने लग जाए। देखते हैं सीन सामने की तरफ अवेलेबल है। यहां देखो, ये बच्चे का सिर, ये बच्चे का हेड, पर बच्चे के हेड से भी पहले कौन कवर कर गया, अम्बिलिकल कोड। इस प्रकार बच्चे के सर से भी पहले अम्बिलिकल कोड खड़ी हो जाए और पीवी के दौरान फील होने लग जाए, मतलब अब ये बीच में आ गई। यहां पे नीचे आई थी और साइड में थी, यहां पर नीचे भी है और दिख भी रही है, नाम प्रेजेंटिंग पार्ट या प्रेजेंटेशन। थर्ड और वर्स कंडीशन क्या, वाटर ब्रेक हो जाए, कल हुआ था रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और यहां देखो कितनी वर्स कंडीशन हुई है, अम्बिलिकल कोड लटक करके बाहर ही आ जाए, वेजाइना से बाहर निकल जाए, वो कंडीशन अपने पास कहलाती है प्रोलैप्स। तो कुल मिला के सामने आपको बताया जा रहा है कोड प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से एग्जिबिट हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन ऑकल्ट, सेकंड कंडीशन प्रेजेंटेशन, थर्ड कंडीशन प्रोलैप्स। फर्स्ट कंडीशन जो ऑकल्ट है उसमें बोलेंगे हिडन होती है पीछे की तरफ। सेकंड कंडीशन जो प्रेजेंटेशन है बोलेंगे पाई जाती है सर्विक्स के ऊपर। थर्ड कंडीशन जो है उसे बोलते हैं लटक करके बाहर आ गई। इन तीनों के नेचर के आधार पे आपको यह करना है, क्या लिखा हुआ है, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस तीनों का करना है। जो 3 नाम होते हैं अपने पास में, ऑकल्ट, आगे बोला प्रेजेंटेशन, और लास्ट वन बोला आपने प्रोलैप्स। इन तीनों का डायग्नोसिस करना है, मतलब पता कैसे चलेगा। तो देखिए, जब आप इनको देख करके ही ये दिखाई नहीं दे रही है, तो जो दिखाई नहीं देता वो सोनोग्राफी से पता चलता है। तो यहां पे करेंगे अपन यूएसजी। ये कंडीशन ये पीवी में ही फील हो जाएगी। नॉर्मली पीवी करते तो हड्डियों जैसा मजबूत मजबूत हिस्सा फील होता,
पर आज हेड से ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड है तो फील होगी पल्स। पीवी में पल्स फील हो मतलब ये हेड नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो पीवी से पता लगाएंगे। और ये वाला लटक के बाहर ही आ गई तो देख के पता लगाएंगे। तो डायग्नोसिस में इनके अंदर एंटर करना शुरू करें। कैसे कैसे पता लगाया? तो ऑकल्ट का पता लगाया आपने यूएसजी सोनोग्राफी से। प्रेजेंटेशन का बताया पीवी, और पीवी में क्या फील हुई आपको? पल्स। और सिंपल प्रोलैप्स का पता कैसे लगाया आपने? इंस्पेक्शन। तो हमारे पास कोड प्रेजेंटेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड जब नीचे आती 3 तरीके से जलवे दिखाती और उन्हें डायग्नोस करने का यह तरीका। अब देखें, मैं फोकस करवा रहा हूं कि अम्बिलिकल कॉर्ड जब नीचे आती है तो चिंताजनक बात ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड सप्लाई पाई जाती है। तो हमारा ये जो हिस्सा है सामने बोर्ड पे इंटरवेंशन वाला, उसमें कुछ टारगेट बनाने पड़ेंगे। कुछ आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे कि इंटरवेंशन कैसे किया जाता है। तो उसके 2 टारगेट हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो कंडीशन है इसे बोल सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड सही जगह पे नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड सही जगह पे नहीं है तो जो सही जगह पे नहीं होता उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चाहे ऑकल्ट हो, प्रेजेंटेशन हो, प्रोलैप्स हो, नॉर्मल जगह पे तो नहीं है, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ ये तो ठीक है, सही जगह पे नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट से खतरा बन गया कंप्रेशन का। जब ऑकल्ट में है तो साइड में दबने का खतरा, जब प्रेजेंटेशन में है तो सिर के नीचे दबने का खतरा, और जब प्रोलैप्स हो गई तो जेनिटल ऑर्गन में दबने का खतरा। तो क्या खतरा डेवलप हुआ? कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन। तो इंटरवेंशन का जो टारगेट रहेगा उसमें आप लोगों को पहले यह पता रहे कि समस्या क्या हुई, तो इंटरवेंशन करने में हमें प्रायोरिटी डिसाइड करने में आसानी रहेगी। देखिए लाइन को, क्या लाइन लिख रहा हूं कि ये जो दुविधा हमारे पास हुई उसमें बोलेंगे कोड डिस्प्लेसमेंट डेवलप रिस्क ऑफ कोड कंप्रेशन। कोड डिस्प्लेसमेंट डेवलप रिस्क ऑफ कोड कंप्रेशन। तो हमारे पास समस्या को गौर करवाया गया तो 2 समस्या हैं, एक कोड डिस्प्लेसमेंट और एक कोड कंप्रेशन। अटेंशन से सुनते रहिएगा, इन्हीं जगह पर आकर के गलती होने की संभावना बन जाती है। कोड डिस्प्लेसमेंट, कोड कंप्रेशन। अब मुझे बताएं समस्या क्या थी और रिस्क क्या हो गया, और यह सामने लिखा हुआ है तो आपको मैनेज करना है। तो प्रायोरिटी किसे देंगे? प्रायोरिटी 2 काम करने हैं, डिस्प्लेसमेंट को सही करना है। डिस्प्लेसमेंट को सही करना कहलाता है रिप्लेसमेंट, और कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन करना है अवॉइड। तो इन्हें प्रायोरिटी किसे देंगे? तो प्रायोरिटी देनी है आपको कंप्रेशन अवॉइड करना। सबसे पहले कंप्रेशन अवॉइड करें, क्योंकि जितनी देर कंप्रेस रहेगी उतनी देर ब्लड सप्लाई नहीं होगी और बच्चे की जान जा सकती है। तो कोड कंप्रेशन का इलाज करना आपका पहला कर्तव्य है, और फिर मौका देख करके उसे रिप्लेस करना दूसरा कर्तव्य है। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछ लें, इसके बेस पर लिख सकते हैं नंबर 1 क्या होगा? अवॉइड कंप्रेशन। जितना हो सके कंप्रेशन अवॉइड करें। और दूसरा इंटरवेंशन क्या होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ कोड। आधी से ज्यादा बार अपने सवाल इसी को लेकर बन जाते हैं कि पहले कंप्रेशन दूर करोगे कि कोड रिप्लेस करोगे, कंप्रेशन दूर करोगे कि कोड रिप्लेस करोगे। तो पहले कंप्रेशन दूर करना, दूसरा कोड रिप्लेस करना। अब यहां पे ये दोनों काम अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल मेथड ये दोनों काम करने का होता है वो होता है पोजीशन के द्वारा। ऐसी पोजीशंस प्रोवाइड करवाई जाए जिससे ये दोनों काम कंफर्म हो जाएं, तो उस मैनेजमेंट को बोलते हैं, उस इंटरवेंशन को बोलते हैं अपन पोस्चुरल इंटरवेंशन। नाम दिया, पोजीशन चेंज करके
दोनों काम को खत्म करना, तो नाम दिया पोस्चुरल इंटरवेंशन। आइए देखिए अपन क्या करेंगे। कई प्रकार की पोजीशन इसके लिए बताई गई। ट्रेंडलबर्ग बताया है, नीचेस्ट बताया है, सिम्स बताई है। जैसा बताना उसको सुन लेना। मोस्ट सुटेबल जो बताई गई उसका नाम एक्साग्रेटेड एलिवेटेड सिम्स पोजीशन। पहले तो मैं ये नाम लिख देता हूं, नाम दमदार है, अपने अंदर कुछ औकात रखता है। क्या नाम दिया मैंने? एक्साग्रेटेड एलिवेटेड सिम्स पोजीशन। यदि ऐसी पोजीशन आपको ऑप्शन में मिले जहां पे ये सारी लाइनें लिखी हुई हो, तो आपका 500% प्रायोरिटी आंसर यही जाएगा कि कोड प्रेजेंटेशन में कोड कंप्रेशन या कोड रिप्लेसमेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी है, तो आंसर ये जाएगा। पर यहां पे ये ध्यान देना है, जो शब्द लिखा है हर एक उसमें दिखना है आपको। यदि केवल सिम्स पोजीशन आ जाए तो आंसर नहीं है, एलिवेटेड सिम्स पोजीशन आए तो आंसर है। क्या लॉजिक है? पॉइंट टू पॉइंट सुनते रहें, लॉजिक निकल के आएगा। तो लॉजिक निकालने की कैटेगरी में बात शुरू करता हूं मैं। एक्साग्रेटेड का शब्द होता है मेहनत, लगन, डेडिकेशन। कि कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि आपका डेडिकेशन दिख रहा है कि आप करके ही आओगे। ये लिखा एलिवेटेड। सबसे पहले एलिवेटेड में ध्यान देना है, एलिवेशन करना है कहां? तो बटक्स के नीचे पिलो लगाना है। यदि हमें कोड प्रेजेंटेशन वाला सीन दिखे तो पहले मदर के बटक्स के नीचे पिलो लगाएं, जिससे एलिवेशन मिलेगा। तो एलिवेशन में आगे लिखेंगे पिलो अंडर बटक्स। एक बात, जैसे ही आप ये काम करते हैं, पिलो लगाते हैं बटक्स के नीचे, तो एलिवेशन मिलता है। एलिवेशन मिलने से बच्चा ऊपर की तरफ खिसकता है और खिसकते ही अम्बिलिकल कोड पे कंप्रेशन कम हो जाता है। सीन क्या चल रहा था? सीन ये चल रहा था हमारे पास कि हमारी यूटेराइन कैविटी के अंदर ये जो अपने पास फीटस है, ये अम्बिलिकल कोड के को कंप्रेस कर रहा था। हमने पिलो अंडर बटक्स लगाया और बच्चे को धकेल दिया कहां पर? ऊपर की तरफ। यदि ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो यहां पे डेवलप हो जाएगा स्पेस। स्पेस डेवलप होते ही आपकी जो पहली जिम्मेदारी थी अवॉइड कंप्रेशन, वो हो गई। और जैसे ही स्पेस मिला तुरंत अपने को करना है रिप्लेसमेंट। तो एलिवेटेड के बाद क्या लिखा हुआ है? सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन कहां होती है? लेफ्ट लेटरल। अब अपन जानते हैं अम्बिलिकल कोड नॉर्मली पाया जाता है राइट साइड में, तो बच्चे को धकेलेंगे अब अपन लेफ्ट साइड में। बच्चे को पहले तो ऊपर पटका एलिवेशन, अब पटकेंगे साइड में सिम्स। जैसे ही साइड में जाएगा राइट में जगह बनेगी, और जगह बनेगी तो कोड को ऊपर पहुंचाएंगे। तो सिम्स पोजीशन देने का मतलब है अब की बार क्या कर रही है आपकी सरकार? सिम्स पोजीशन मतलब आपने मदर को किस साइड रख दिया? लेटरल साइड में। और लेटरल साइड में रखते ही क्या हो जाता है? रिप्लेसमेंट। तो मैं कहता हूं कि मेरे पहले वाले काम से आपका पहला गोल क्लियर हो गया और दूसरे वाले काम से दूसरा गोल क्लियर हो गया। तो ये था पोस्चरल इंटरवेंशन। बने रहना, इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर आने वाली है। पहली बात ईमानदारी की आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि कोड प्रेजेंटेशन में कितने काम करने हैं, और जो काम करने हैं प्रायोरिटी से क्या करने हैं। पहला कंप्रेशन अवॉइड करना है, दूसरा रिप्लेस करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास यदि ऑप्शन में ये दोनों नाम लिखे हुए आए, एलिवेटेड सिम्स पोजीशन आए, तो ही काम होगा। अब मान के चल लीजिए ऑप्शन में केवल सिम्स पोजीशन आया, मान के चल लीजिए ऑप्शन में केवल सिम्स पोजीशन आया, तो कहने का मतलब सिम्स में आप केवल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, कंप्रेशन दूर नहीं कर सकते। आपका कंप्रेशन दूर किस में हो जाता है? एलिवेटेड में। एलिवेशन होता है पिलो अंडर बटक से, और लेटरल साइड में रिप्लेसमेंट होता है। तो बेस्ट आंसर है एलिवेटेड सिम्स पोजीशन।
यदि केवल सिम्स दिखे तो आंसर ना दें, और उस समय आंसर क्या देंगे, यदि एलिवेटेड सिम्स पोजीशन ना मिले तो वहां पे अल्टरनेटिव पोजीशन बताई जाती है आपको ट्रेंडलबर्ग, या अपन बात करें नी चेस्ट। ट्रेंडलबर्ग और नी चेस्ट ये दो पोजीशन बताई जाती हैं। इनके अकॉर्डिंग आइडिया लगा लीजिए कि मान लीजिए पहला प्रायोरिटी इंटरवेंशन है कंप्रेशन दूर करना, कंप्रेशन। तो ट्रेंडलबर्ग में क्या होता है, सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे बच्चा भी नीचे, कंप्रेशन अपने आप हट गया। इसी प्रकार नीचे पोजीशन जो होती है जनोपेक्टोरल पोजीशन जिसे बोलते भी हैं, उसमें भी मदर का हथेली चेस्ट और नी फर्श पे है, उस कंडीशन में बच्चा नीचे की तरफ जाता है और आपको स्पेस मिलता है। ये दोनों पोजीशन 100% प्रायोरिटी वाला काम करती है, जिसमें अवॉइड होता है कंप्रेशन। तो ये आपके पास अल्टरनेटिव आंसर है। अल्टरनेटिव ट्रेंडलबर्ग नी चेस्ट है। इन दोनों का इस्तेमाल तभी करना जब आपको एलिवेटेड सिम्स पोजीशन ना दिखे, केवल सिम्स दिखे तो आप लोग आ सकते हैं ट्रेंडलबर्ग और नी चेस्ट पे। तो ये इंटरवेंशन था। इसी इंटरवेंशन के साथ एबनॉर्मल लेबर वाली यूनिट का एंड होता है। आज के लेक्चर में पहले क्या किया वो देखें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करी गई ट्रांसवर्स लाई से, शोल्डर प्रेजेंटेशन से। वहां देखी आपने दो पोजीशन, एंटीरियर पोस्टीरियर। उसके बाद आप लोगों ने देखा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन। तुरंत आए कंपाउंड में। कंपाउंड में खतरा दिखा, कोड हुआ, कोड प्रेजेंटेशन। इसी को बोला वासा प्रीविया। जितने इंस्टॉलमेंट में आती है, नीचे आए पर छिपी रहे, नीचे आए पर सर के आगे, नीचे आए पर बाहर आ जाए। क्या अकॉर्डिंग डायग्नोसिस, छिपेगी तो सोनोग्राफी से देखेंगे, सर के नीचे होगी तो पीवी में देखेंगे, बाहर आ जाएगी तो आंख से देखेंगे। इंटरवेंशन दो आपके पास में प्रायोरिटी है, पहला कंप्रेशन हटाओ, दूसरा रिप्लेस करो। दोनों काम एक साथ करने के लिए एलिवेटेड सिम्स पोजीशन और अल्टरनेटिव पोजीशन में ट्रेंडलबर्ग और नी चेस्ट। इन सब के साथ में अपन कह सकते हैं हमारी जो यूनिट चल रही थी एबनॉर्मल लेबर, उसका लगभग एंड हुआ है। उस एबनॉर्मल लेबर में आपने क्या पढ़ा, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, प्री टर्म लेबर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन के अंदर ब्रीच, शोल्डर, कंपाउंड, कोड, और सामने अवेलेबल है अब इस पूरे एबनॉर्मल लेबर कंटेंट से बनने वाले कुछ एमसीक्यू का सेशन। आइए तैयार हो जाइए देखने के लिए सामने बोर्ड पे एबनॉर्मल लेबर। फर्स्ट एमसीक्यू क्या दे रहा है भैया बोर्ड पे जानकारी, पकड़ना शुरू करो। द फॉलोइंग हैज ए रिकॉग्नाइज रिलेशन विथ स्पॉन्टेनियस प्री टर्म लेबर। कुल मिलाकर के प्री टर्म लेबर का कारण पूछ रहा है। पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी आत्मा और दिमाग के तारों को हिला ना दे, तो मैं यहां पे इसको दिखाना बंद कर दूंगा। याद करो और सामने देखो। पहला ऑप्शन देख लो, फीटस विथ एनेंसेफेली, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म, बैक्टीरियल वजाइनोसिस। अभी इस प्रकार के ऑप्शन सामने हैं, तो करना क्या है, ध्यान से सुनना। प्री टर्म लेबर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भी कौन सा, कोरियो एमनियोनाइटिस। अब बंधुओं सोचने वाली बात है, यदि संक्रमण एमनियोन कोरियोन को हुआ है तो संक्रामक जीव कहां से आया होगा, मैटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट से। और ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखो, कैसे लार टपका करके बोल रहा है कि वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया पड़ा है। अब वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया पड़ा है तो यह आतंकवादी ऊपर जाकर के कोरियोन एमनियोन को संक्रमित करेगा, और कोरियो एमनियोनाइटिस ही हमारा मोस्ट कॉमन कॉज पीटीएल का है। तो कई बार ऐसा होता है कि रटा रटाया सामने ऑप्शन में नहीं दिख पाता है, खुद का ये 1250 और 950 ग्राम यूज करना पड़ता है। आंसर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू में। नेक्स्ट वन,
ये लीजिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल ऑफ प्री मैच्योर लेबर एक्सेप्ट, ये लो प्री मैच्योर लेबर। प्री मैच्योर लेबर का कारण कौन नहीं है? देखें, मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी अपन ने लेबर में पढ़ा था, 2 बच्चे, बड़ा यूट्रस, ज्यादा खिंचाव, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन, प्रीटर्म लेबर, इसमें तो होगा। पॉलीहाइड्रामनियोज, फिर से ज्यादा पानी, बड़ा यूट्रस, ज्यादा खिंचाव, होगा। आगे बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो होता है, ये कंडीशन है जो आपको अबॉर्शन की एटियोलॉजी में पढ़ाई। और फिर नाम एनेंसेफेली, एनेंसेफेली कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रामनियोज होता है। तो यहां वाला जो लॉजिक है, यूट्रस के साइज के अकॉर्डिंग देना है। थ्योरी ये बोलती है यूट्रस का आकार जितना बड़ा, मांसपेशी का खिंचाव उतना ज्यादा, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज उतना ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन उतना जल्दी, और प्रीटर्म लेबर। 3 जने सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट नहीं कर रहा, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। ये अबॉर्शन की इटियोलॉजी है जिसका यहां कोई रिलेवेंट नहीं है। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कोई सवाल पूछा है एक्सेप्ट, किसके अलावा? ए, बी और डी में प्रीटर्म लेबर के चांस हैं, सी में नहीं है। चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ डिक्लेयर प्रोलॉन्ग लेबर? तो भैया प्रोलॉन्ग लेबर जब पढ़ाया था तो कम से कम 4 से 5 बार दोहराया था, 18 घंटे 18 घंटे 18 घंटे। आ गया सामने मोर देन 18 आवर। विदाउट डिस्कशन वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसके अंदर क्या बता रहा है ये भी सिंपल है। प्रेसिपिटेट लेबर को बताओ। तो प्रेसिपिटेट लेबर में 2-5 का काम था, समय 2 घंटे से कम, रेट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 2 से कम 5 से ज्यादा लिखा हो। तो ऐसा ऑप्शन सामने कहां पर है? अपने ऑप्शन नंबर सी, समय 2 घंटे से कम, रेट 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो ये सिंपल एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर प्रोलॉन्ग ROM? अब ROM में 6 लाइनें, ROM, AROM, PROM, TROM, EROM, फिर से PROM। तो प्रोलॉन्ग, कितना प्रोलॉन्ग? डिलीवरी के 24 घंटे पहले। बड़ा सिंपल है, अपने पास आंसर अवेलेबल, रप्चर 24 आवर बिफोर डिलीवरी डिक्लेयर किया है। तो जैसा कहा था कि एबनॉर्मल लेबर बहुत बड़े लॉजिकल सवाल नहीं, टू द पॉइंट चलने वाली चीजें लाता है, वैसा ही कार्यक्रम सामने चल रहा है, चलने दीजिए, अच्छी बात है, सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वन, इधर चलो। इन द मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ PROM, ये लीजिए, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, पानी की थैली फट गई, विच लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वर्क एज डेफिनेटिव इंटरवेंशन? कल के लेक्चर को याद करो, 4 लाइन बोली थी, प्रायोरिटी, जनरल, डेफिनेटिव, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और वहां सिखाया था कि डेफिनेटिव यहां तो क्या पूरी OBG में कहीं भी आए, बिना डिलीवरी के नर्स खाली हाथ लौट के ना आए। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में डिलीवरी होती है। तो यहां पे FHR करते यदि प्रायोरिटी पूछता, ये तो करना ही नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये जनरल इंटरवेंशन है। डेफिनेटिव का मतलब है 100% क्या होना चाहिए? डिलीवरी कंडक्शन। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। क्या लेके आया भाई? आइडेंटिफाई अनयूजुअल इंटरवेंशन। ठीक है, क्या गलत कर दिया? किसके लिए? प्रीटर्म लेबर के लिए। प्रीटर्म लेबर मैनेजमेंट इंटरवेंशन की गाइडलाइन बताई थी आपको, क्या सही नहीं है देखते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं भैया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी देते हैं, ऑक्सीटोसिस मरे ही नहीं देते हैं, IV फ्लूइड ये भी देते हैं। सिंपल सी गणित है, ऑक्सीटोसिस जो कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करती है, और प्रीटर्म लेबर में मैनेजमेंट करना हो तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने की जिम्मेदारी होती है। तो बड़ा सिंपल आंसर, ऑक्सीटोसिस नहीं देना, बाकी सब देते हैं।
हमने गाइडलाइन में पढ़े भी हैं। आंसर सी, ऑक्सीटोसिस। नेक्स्ट वन, चलिए, विच वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माल प्रेजेंटेशन। ये हुई बात, अपन ने जैसे लाइन पढ़ाई वैसे क्वेश्चन मार्क बन के सामने आई। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माल प्रेजेंटेशन, आंख बंद करके ऑप्शन मत देखना, पढ़ाई करिए तो एक बार में आंसर प्री मैच्योरिटी। ऑप्शन सामने अवेलेबल है अपने पास में ए। बाकी सब भी कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पर मुझसे मोस्ट कॉमन पूछा, मैं नहीं रुकूंगा जब तक मुझे क्या ना दिख जाए, प्री मैच्योरिटी। तो आंसर ऑप्शन विल बी ए। एकदम टू द पॉइंट, वेल सेटल क्वेश्चन, जिसका डायरेक्ट आंसर आप हिट कर सकते हैं। अगला लीजिए, क्या बता रहा है, मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ ब्रीच इन प्राइमी पैरा। ब्रीच के 4 टाइप पढ़े थे, 4 में से 3 कॉमन पढ़े थे। कंप्लीट फ्रैंक फुटलिंग वहां रटा दिया था, प्राइमी मल्टी। कंप्लीट ब्रीच मल्टी पैरा, फ्रैंक ब्रीच प्राइमी पैरा। कौन सी आंटी? प्राइमी पैरा। आंसर कौन सा? फ्रैंक ब्रीच। ये भी एकदम टू द पॉइंट एमसीक्यू। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टूल फॉर ब्रीच। अब क्या करवा रहा है? ये डायग्नोसिस करवा रहा है। तो डायग्नोसिस अपन ने 4 प्रकार से किया था, पीवी, एफएचएस, ग्रिप्स, यूएसजी, 4 तरीके से। लेकिन फिर एक बार पूरी ओबीजी में जब भी कंफर्मेटरी पूछता है तो सोनोग्राफी ही हर जगह दिखता है। तो यहां पर भी आप देखें, पीवी भी सही है, ये भी सही है, लियोपोर्ड भी सही है, यूएसजी भी सही है, पर कंफर्म तो मशीन से बड़ा कोई नहीं है। तो आंसर डी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। कॉमन क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एकदम टू द पॉइंट। नेक्स्ट वन, इधर चलें, विच टेक्निक इज बेस्ट डिस्क्राइब फॉर डिलीवरी ऑफ हेड इन केस ऑफ ब्रीच। तो ब्रीच में 3 जुगाड़ निकाल लें, सिर, शोल्डर, बटक्स। ये बर्न मार्शल, लोवेस्ट, पिन्नार्ड, हेड पूछा है, एक झटके में आंसर बर्न मार्शल। तो यहां पे ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो मैक्सिमम आप देखते जा रहे हैं 11 नंबर तक अपन पहुंच गए हैं, पर 11 में से लगभग 10 सीधे 1-1 लाइन के थे। और यही चीज प्रूव करने के लिए इन्हें मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि माइंड में ओपनिंग रहे कि एबनॉर्मल लेबर से क्वेश्चन सिर्फ टू द पॉइंट ही पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ लॉजिकल और बड़े बड़े दिखे तो आ जाइए। आइडेंटिफाई मोस्ट एप्रोप्रिएट पेयर टू डिक्लेयर कंपाउंड। अभी पढ़ा है कंपाउंड एक से ज्यादा, और उसमें भी रिस्क किसका? कोड का। तो देखो, हाथ और पैर, ऐसा नहीं भाई। बटक्स एंड सोल, ये नहीं। वर्टेक्स एंड आर्म, ये भी ठीक है। ब्रीच आर्म कोड, ये ठीक है। तो आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट का मेरा क्या आंसर था? सिर हो या बटक्स हो, साथ में एक्सट्रीमिटी हो और कोड भी आ जाए। तो ये बेस्ट आंसर यहां जा रहा है डी। हेड या बटक्स कॉमन, उसके अलावा आर्म और मोस्ट डेंजरस कोड ऐसा बन जाता है, वही कंपाउंड प्रेजेंटेशन का बेस्ट पेयर कहलाता है। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू, वाइल मैनेजिंग ए केस ऑफ कोड प्रोलैप्स। ठीक है साहब, कोड प्रोलैप्स मैनेज कर रहे हो, अभी किया कुछ देर पहले। विच इंटरवेंशन हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या इंटरवेंशन था? तो हमने क्या देखा था? कोड कंप्रेशन ढूंढते हैं। नंबर 1, इमीडिएट कोड रिप्लेसमेंट करेंगे। ऑक्सीजन, सिम्स, डिलीवरी कंडक्शन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, डिलीवरी कंडक्शन अभी इमीडिएट नहीं करेंगे। सिम्स ऑप्शन बन सकता है, कोड रिप्लेसमेंट बन सकता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर गौर से सुनना, हमें ढूंढना था जो कंप्रेशन को दूर करे। तो एक बार आप इसको भी होल्ड पे रख सकते हैं। अब बच्चे ये दोनों, सिम्स अभी सिखाया, अकेला सिम्स आए जवाब नहीं दूंगा, एलिवेटेड सिम्स आना चाहिए। सिम्स वाला काम तो ये भी कर रहा है। अब कोड रिप्लेसमेंट बोलो या सिम्स बोलो, बात एक ही है।
कोल्ड रिप्लेसमेंट का मतलब है ठिकाने पे लगाना, सिम्स का मतलब भी वही काम करना। तो इस कंडीशन में आंसर यह है कि कोल्ड कंप्रेशन के चलते फीटल डिस्ट्रेस हो गया, इसलिए वहां पे जनरल इंटरवेंशन आप ये कर सकते हैं प्रायोरिटी पे, तो आंसर जाएगा ऑक्सीजन। मैंने डी नहीं बोला क्योंकि वो डेफिनेटिव है, ए और सी एक जैसे हैं, इसलिए आंसर बी गया है ऑक्सीजन। सिंपल, यदि आपको ऑप्शन मिलता अवॉइडेंस ऑफ कंप्रेशन या मिलता एलिवेटेड सिम्स पोजीशन तो आंसर वो होते, लेकिन यहां पे अपने को दिमाग लगाना है कि ए और सी एक जैसा, डी का रोल नहीं, तो आंसर क्या है? बी, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, ये लीजिए, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, किसके साथ संबंधित है देखते हैं। नंबर 1 प्रीमैच्योरिटी, हर होता है। एडवांस मैटरनल एज, बिल्कुल रिस्क है। अनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब लिंक नहीं हो सकता। और डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहां पे बात चल रही है कंपाउंड का रिलेशन किससे जोड़ना चाहेंगे, तो आप देखिए ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, माल प्रेजेंटेशन का कारण ही इनडायरेक्टली पूछना चाहते हैं। हर माल प्रेजेंटेशन में कारण प्री मैच्योरिटी रखा जाता है, उसी को फॉलो करते हुए आप यहां पे आंसर दे दीजिए प्री मैच्योरिटी, क्योंकि ये बाकी सब भी रिस्क बनाते हैं, पर मेजरली माल प्रेजेंटेशन के साथ प्री मैच्योरिटी को ही अपन लिंक करते हैं। नेक्स्ट वन, इस पे चलिए, क्या कहता है ये, कंप्लीट ब्रीच मीन, बहुत अच्छा सवाल है। आप ऑप्शन देखिए सामने, कंप्लीट ब्रीच का मतलब क्या है? अपन ने इतना सीखा है, सिर से लेकर पैर तक सारे जॉइंट फ्लेक्शन में हो और लोअर सेगमेंट में बटक सोल दोनों हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट, एक्सटेंशन आ गया तो एक्सटेंशन नहीं होता। फ्लेक्शन एट हिप एंड फ्लेक्शन एट नी, ये सही है। एक्सटेंशन फिर नहीं होता, एक्सटेंशन फिर नहीं होता, तो जब पूरी बॉडी में फ्लेक्शन होता है तभी कंप्लीट ब्रीच बोलते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आंसर विल बी फ्लेक्शन एंड फ्लेक्शन। नेक्स्ट वन, अगला एमसीक्यू, ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में क्या सही है, पढ़ते हैं क्या सही है। कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ डिलीवरी, ठीक है। कॉमन इन पोस्टम लेबर, ऐसा नहीं है, प्री मैच्योरिटी कॉज होता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कैन बी यूज व्हेन सर्विक्स इज डायलेटेड, तो अपन इसको अपन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो वैक्यूम सेक्शन है अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ये सिर पे लगाते हैं, सिर पे, और जब नीचे बटक्स आ रहे हो, तशरीफ आ रही हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते। ऊपर वाले में देखिए ये 10% बोल रहा है, जबकि मैंने आपको कहा था 97% सिफेलिक, 3% ब्रीच, तो उस हिसाब से यह गलत। वैक्यूम सिर पे लगाते हैं तो यह गलत, प्री मैच्योर में होता है तो यह गलत। तो लास्ट वन सिंपल है, फॉरसेप्स कैन बी यूज फॉर आफ्टर कमिंग हेड। ब्रीच में जो सिर आ रहा था, बर्न मार्शल से अपन जो निकाल रहे थे, बच्चे को लटका दिया फिर पैर ऊपर खींच के सिर निकाल रहे थे, तो उस समय हेड को निकालते समय फॉरसेप का इस्तेमाल लिया जा सकता है। इस लिहाज से आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन चले, पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से रिलेटेड। नाइट्रोजन क्या बताया था? पीएच का असेसमेंट, वेजाइनल पीएच का असेसमेंट करना है। यदि वेजाइनल पीएच अल्कलाइन हो गई है मतलब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, और एसिडिक है मतलब रप्चर नहीं है। तो देखे क्या बता रहा है, पॉजिटिव नाइट्रोजन टेस्ट, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ इंटैक्ट मेम्ब्रेन। तो इंटैक्ट का होता ही नहीं है, इंटैक्ट का होता ही नहीं है, इंटैक्ट का होता ही नहीं है, ये तो इंडिकेटर किसका होता है? रप्चर का। बड़ी सिंपल सी बात है। 3 में बताना चाहते हैं कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, नहीं, नाइट्रोजन का मतलब है मेम्ब्रेन तो रप्चर है। इस लिहाज से आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फॉरवर्ड करें अगले क्वेश्चन की तरफ।
द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीटर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, समय से पहले पीआरएम हो जाए तो वर्स्ट कंडीशन क्या होगी देखते हैं। नंबर 1 फीटल कंप्रेशन होगा, ठीक बात है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया नहीं। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, ठीक है। और लिम्ब कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पे ये वो वाली बात कही गई है, इनडायरेक्टली पूछा गया है। आरओएम में मैंने आपको सिखाया फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होता है, एफएचआर। उसी बेस पे आंसर देना है कि कॉम्प्लिकेशन भी ये हो सकती है कि कहीं वहां पे फीटल डिस्ट्रेस या फीटल कंप्रेशन तो नहीं हो गया, उसी को बेस मान करके यहां पर आंसर देना है, आंसर ए। नेक्स्ट वन इधर देखिए, डेक्सामेथासोन इज ए इंडिकेटर प्रीमैच्योर लेबर में ड्रग ऑफ चॉइस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। अब आगे, इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बताओ। प्रीमैच्योर लेबर में इंडिकेट होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा मरता है, गलत है। स्पॉन्टेनियस रप्चर 39 वीक है तो जरूरत नहीं है, और 30 वेट है तो भी जरूरत नहीं है। ये कब देते हैं, जब हमारे पास प्रीटर्म लेबर इंडिकेशन हो। तो सामने के 4 ऑप्शन में प्रीटर्म लेबर का इंडिकेशन सिर्फ एक था हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, वही अपना आंसर है। आते हैं लास्ट वन एमसीक्यू पे, अबनॉर्मल लेबर से रिलेटेड। ये लीजिए, केस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है साहब, प्रोलॉन्ग लेबर चल रहा है। व्हाट प्रायोरिटी फाइंडिंग ए नर्स शुड डॉक्यूमेंट व्हाइल डूइंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये सिखाया था मैंने आपको। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में 1000 चीज मिलेगी। प्रायोरिटी पे बच्चे की धड़कन सुननी है, उस बेस पे आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपने पास प्रैक्टिस एमसीक्यू का एक सेशन था रिलेटेड टू अवर कंडीशन एबनॉर्मल लेबर, और इन एमसीक्यू के साथ डिजीज पोर्शन का थर्ड एरिया भी एंड होता है। फर्स्ट हेमरेजिक कंडीशन, सेकंड हाइपरटेंसिव कंडीशन, थर्ड एबनॉर्मल लेबर। डिजीज पोर्शन में अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे, हेडिंग होगी रिमेनिंग डिजीज कंडीशन। बहुत सारे छोटे छोटे नाम इन्वॉल्व और होंगे बची हुई सभी बीमारियों के साथ, पर फिलहाल इस बीमारी के पोर्शन में 3 मेजर हेडिंग कंप्लीट करने के बाद आज के लिए यहीं खत्म करके नमस्कार।